गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं इस कोरोना के काल में आप सभी बड़े अच्छे तरीके से स्वस्थ होंगे और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब हम हमारे पाठ को शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जो पॉइंट्स है वो है बैंकों में निक्षेप। पिछली कक्षा में मैंने आपको थोड़ा सा बैंक के निक्षेप के बारे में बता दिया था कि जब किसी भी व्यक्ति के पास आवश्यकता से ज़्यादा रुपए होते हैं तो वो उसे बैंक में जमा करवा देता है और बैंक में आवश्यकता से अधिक जो पैसे होते हैं व्यक्तियों के द्वारा जो बैंक में जमा कराए जाते हैं उसे बैंकों का क्या बोला जाता है? निक्षेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निक्षेप बोला जाता है। अब बात यह आ जाती है कि बैंकों के अंदर जो निक्षेप होता है वो कहां से आता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जो भी व्यक्ति कोई भी काम धंधा करता है, चाहे मजदूरी करता है, नौकरी करता है या खेती करता है, अगर वो महीने के अंदर कुछ रुपए बचत के रूप में क्या कर लेता है, बचा लेता है, बचत कर लेता है पैसे की, तो वो बचत करने के बाद वो कहां जाता है? बैंक में जाता है। बैंक में जाकर के वो उसे क्या करा देता है? जमा करा देता है। और बैंक जो है जमा की गई रकम पर उस व्यक्ति को क्या देता है? ब्याज देता है। क्या देता है? ब्याज। क्या देता है? ब्याज। और उस व्यक्ति का जो पैसा होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब बात ये आ जाती है, बैंक के पास जो पैसा जमा हो गया वो फिर कहां जाता है? मान लो किसी भी व्यक्ति को उधार चाहिए, किसी भी व्यक्ति को उधार चाहिए या उसे ऋण चाहिए, वो किसके पास आता है? बैंक के पास आता है। किसके पास आता है? बैंक के पास। बैंक उस जमा जो राशि होती है, बैंक के पास क्या होती है? जो जमा राशि होती है वो उस उधार वाले व्यक्ति को क्या कर देता है? दे देता है। क्या कर देता है? उधार वाले व्यक्ति को क्या कर देता है? दे देता है। तो इस प्रकार जो मांग है, किसकी मांग? उधार की जो मांग है, और वो किससे पूरी हो रही है? इस जमा से। इसलिए इस जमा को क्या बोला जाता है? मांग जमा बोला जाता है। यहां एक हमारा प्रश्न क्रिएट हो जाता है कि मांग जमा क्या होती है। ध्यानपूर्वक आप समझेंगे, एग्जाम्पल से मैंने बता दिया, अब इसकी परिभाषा बताता हूं। किसकी परिभाषा? मांग जमा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किसे कहा जाता है? बैंक के द्वारा। क्या होगा? बैंक के द्वारा जब कोई भी व्यक्ति क्या करता है? बैंक से जब कोई भी व्यक्ति क्या कर लेता है? क्या प्राप्त करता है? बताइए आप आसानी से। रिपीट कर रहा हूं, देखो, बैंक खातों में, बैंक खातों में जमा धन जो लोगों ने जमा करवाया है, जमा धन मांग के जरिए, मांग के जरिए निकाला जाता है, निकाला जाता है। इसलिए इसे मांग जमा कहा जाता है। मान लो कि हमने बैंक के अंदर 1 लाख रुपया जमा कराया और 1 महीने बाद हमें 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। हम कहां जाएंगे? बैंक में जाएंगे और बैंक से हमारी जो जमा है उसकी मांग करेंगे कि आप हमें हमारी जो जमा राशि थी 1 लाख, उसमें से हमें कितना दे दीजिए? 50,000 रुपए वापिस कर दीजिए। तो ऐसी स्थिति में उस जमा की हम क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं उससे, हमारे बैंक के खाते से। तो उसको क्या बोला जाता है? मांग जमा बोला जाता है। क्या बोल दिया जाता है? मांग जमा। और इसी मांग जमा से क्या दिया जाता है? उधार दिया जाता है। वो क्या हो गया? मान लो एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और वो बैंक से कर्ज लेने के लिए जाता है। बैंक से क्या लेने के लिए जाता है? कर्ज लेने के लिए जाता है। तो वो भी बैंक से किसकी मांग कर रहा है? कर्ज की मांग कर रहा है। वो भी किससे पूर्ति की जाएगी? इसी जमा से की जाएगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मांग जमा। क्या बोला जाता है? मांग जमा। उसके बाद में जो मांग जमा होती है वो हमें एक अन्य दिलचस्प सुविधा भी दे देती है। यह सुविधा इसे मुद्रा का क्या करती है? लक्षण प्रदान कर देती है और उसको हम क्या कहते हैं? चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? चेक कहते हैं उसको। कई बार आ जाता है ये प्रश्न कि चेक किसे कहा जाता है। कई बार क्या आ जाता है? ये प्रश्न आ जाता है कि चेक किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? रिपीट कर देता हूं, आपको मैं समझा देता हूं, बेटा ध्यान से देख लें। अब चेक किसे कहते हैं? ध्यान से देखें। वह आदेश पत्र, वह आदेश पत्र जिस पर हस्ताक्षर करके
कोई खातेदार अपने खाते से स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को धन दे सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए, सपोज कीजिए, कोई भी व्यक्ति आपसे क्या लेने के लिए आता है, पैसा लेने के लिए आता है, और आपके पास नगद पैसा नहीं है, आपके पास उसे देने के लिए मुद्रा नहीं है, तो आप उसे कहते हैं मेरे बैंक खाते के अंदर मेरी मुद्रा जमा है, और आप जो है एक चेक ले जाएं, एक कागजी पत्र ले जाएं, इसके ऊपर मैं अमाउंट भर दूंगा, अपने साइन कर दूंगा और आपका नाम लिख दूंगा, और आप बैंक में जाकर के मेरी जो मांग जमा है उससे इतने रुपए की मांग आप कर सकते हैं। तो बैंक जो है आपको उस चेक से आपको क्या दे देगा, पैसा दे देगा। लेकिन कई बार यह भी होता है कि हमने किसी व्यक्ति से कोई वस्तु खरीद ली और हम उसे नगद में भुगतान करने की बजाय किससे भुगतान कर देते हैं, चेक से कर देते हैं। यानी कि जो चेक है वो मुद्रा का जो विनिमय है उसको क्या कर देता है, सरल कर देता है। आपको हर बार रुपए लेकर के जाने की जरूरत नहीं होती है किसी भी वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए। आप चेक के माध्यम से भी किसी सेवा और वस्तु को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और ये आपको सुविधा कौन जारी करता है, चेक की सुविधा बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है, बैंक जारी करता है। आप यहां चेक देख सकते हैं, देखिए, ये देखिएगा आप, ये भारतीय स्टेट बैंक ने एक चेक जारी किया हुआ है। ये अमाउंट यहां पर लिखी हुई है 57,000 रुपए, और ये जिस व्यक्ति को पे करना है उस व्यक्ति का नाम है, और ये जिस व्यक्ति के खाते से निकलना है उसके सिग्नेचर है, और ये उस व्यक्ति का खाता नंबर है जिससे ये पैसा निकाला जाएगा। तो ऐसा एक जो है पत्र देती है बैंक, किसको, खातेदार को, जिसका खाता उस बैंक में है, और वो व्यक्ति इस खाते से किसी भी व्यक्ति को क्या दे सकता है, पैसा दे सकता है। स्वयं भी पैसा निकाल सकता है या किसी अन्य फर्म को भी जो है पैसा क्या कर सकता है, दे सकता है। इसलिए जो चेक है वो भी जो है विनिमय का एक क्या होता है, माध्यम होता है। विनिमय का क्या होता है, माध्यम होता है। और आधुनिक जो अर्थव्यवस्था है उसमें चेक को भी क्या समझी जाती है, मुद्रा समझा जाता है। उसे भी करेंसी के साथ साथ भुगतान के माध्यम के रूप में क्या करता है, उपयोग किया जाता है। और इसकी भूमिका के लिए हमें किसकी भूमिका याद रखनी पड़ेगी, बैंक की, क्योंकि बैंक के लिए इन जमा के बदले में कोई भी मांग जमा या भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक जो रूप होते हैं, करेंसी और जमा, ये आधुनिक बैंक प्रणाली की जो कार्य प्रणाली है उससे बहुत अच्छे तरीके से क्या है, जुड़े हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां। जो बैंक होता है उसकी ऋण संबंधी गतिविधि क्या होती, तो बैंक में दो प्रकार के काम होते हैं। एक तो धन जमा करना, और दूसरी ओर धन तो नहीं कहेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे हम इसको, उधार देना। क्या देना, उधार देना। यानी कि कुछ लोग आएंगे बैंक में, ये ऋण संबंधी गतिविधियों को ध्यान से देखें। कुछ लोग आएंगे जिनके पास अतिरिक्त धन है। कौन सा धन है, अतिरिक्त। वो क्या कर देंगे, बैंक में जमा करा देंगे। क्या करा देंगे, बैंक में जमा। फिर कुछ लोग ऐसे आएंगे जिन्हें क्या चाहिए, उधार चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, कर्जदार। इस आदमी को क्या बोला जाता है, कर्जदार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कर्जदार। जब कर्जदार आएगा उसे क्या चाहिए, उधार चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, जिस व्यक्ति ने धन जमा कराया है उस धन जमा में से 15% हिस्सा, कितना परसेंट हिस्सा, 15% नगद बैंक अपने पास रखता है हर समय, ताकि दिन के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति पैसा लेने के लिए आए, मांग जमा लेने के लिए आए, तो पूरे दिन के अंदर जितने भी लोग मांग जमा के लिए आते हैं उनकी मांग जमा को क्या कर दिया जाए, पूर्ण कर दिया जाए। उसके लिए बैंक 15% जो उसके पास धन जमा होता है उसका नगद में रखता है। वो कितना परसेंट रखता है, 15%। यानी कि 100 रुपए जमा है तो उसके पास नगद आपको हर टाइम कितने मिलेंगे, 15 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे, 15 रुपए मिलेंगे। तो जो व्यक्ति पैसा जमा करा के आता है उसको बोला जाता है जमा करता। जब अपना पैसा जमा करा देता है बैंक में तो उसको तो क्या मिलता है, ब्याज मिलता है।
और उधार वाला जब वहां से बैंक से पैसा लेता है तो उसे बदले में क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। तो जमा कराने वाले की जो ब्याज दर है और कर्जदार जो ब्याज दर देता है उसके बीच में अंतर होता है। मान लीजिए बैंक जो है आपकी जो जमा राशि है उस पर 5% ब्याज देता है और जो भी उधार लेने के लिए जाता है उससे वो कितना लेता है? 14% ब्याज लेता है। इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर है? 9% का। अब ये 9% है, ये कहां जाता है? ये 9% जो बैंक का रख रखाव होता है, बैंक में काम करने वाले जो कर्मचारी होती है उन्हें वेतन के रूप में दिया जाता है। बैंक के विकास के लिए ये पैसा यूटिलाइज किया जाता है। अब बात आ जाती है जब ऋण लिया जाता है तो क्या किया जाएगा? जो बैंक होगा वो ऋण देने वाले व्यक्ति से क्या लेगा? या तो कोई वस्तु लेगा या उसकी क्या लेगा? भूमि लेगा या फिर क्या लेगा? उसका सोना लेगा। यानी कि वो जितनी राशि उसे उधार दे रहा है वो उसे निश्चित समय पे लौटा देगा या नहीं लौटा देगा, उसकी गारंटी कौन देगा? उसकी गारंटी कौन देगा? उस गारंटी को क्या बोला जाता है? समर्थक ऋणाधार। यानी कि ये जो भूमि और ये वस्तु गहने जो गिरवी रखे जाएंगे इनको क्या बोला जाएगा? समर्थक ऋणाधार। यानी कि वह संपत्ति जिसे गारंटी के रूप में गिरवी रखकर कर्जदार कर्ज लेता है। कर्जदार क्या लेता है? कर्ज लेता है। उसे क्या कहा जाता है? समर्थक ऋणाधार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब तक मैंने आपको इन 2 क्लासों में मुद्रा किया किसे कहते हैं, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या होता है, प्राचीन काल के अंदर मुद्रा किन रूपों में दी जाती थी, बैंक किसे कहा जाता है, बैंक निक्षेप क्या होता है, चेक क्या होता है, साख क्या होती है, मांग क्या होती है, मांग जमा क्या होती है, और अब मैंने आपको बताया है कि समर्थक ऋणाधार क्या होता है। आपको ये सारी चीजें क्या रखनी है? पॉइंट आउट करके रखनी है, आपको याद रखनी है, तभी आप मुद्रा और साख के इस चैप्टर को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को कर्ज लेना है उसे जो है बदले में गारंटी के रूप में किसको? बैंक को क्या देना पड़ेगा? एक गारंटी देनी पड़ेगी। उसके लिए वो इन चीजों को क्या कर देता है? बैंक के पास गिरवी रख देता है, और यदि वो निर्धारित समय में बैंक का पैसा वापस नहीं लौटा पाता तो उसकी ये संपत्ति बैंक क्या कर लेता है? जब्त कर लेता है और अपने कर्ज को क्या कर लेगा? पूरा। यहां भी एक एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, जो जमा करवाने लोग हैं वो इधर दिखाई दे रहे हैं। ये धन को क्या करते हैं? निकालते भी हैं और ब्याज भी पाते हैं। जमा करते हैं फिर अपना पैसा निकालेंगे तो इनको क्या मिलेगा? ब्याज। वो 5% मैंने एग्जाम्पल बताया। कर्जदार क्या होगा? ऋण लेगा और जब ब्याज लौटाएंगे ब्याज सहित तो उस ऋण को क्या कर देंगे? लौटा देंगे। 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। जमाकर्ता कौन होता है? अपनी अतिरिक्त पूंजी जो बैंक में जमा करवाता है उसको जमाकर्ता कहते हैं। जरूरत के समय जिस व्यक्ति के पास पूंजी नहीं है और वो बैंक से उधार लेता है उसे क्या बोला जाता है? कर्जदार बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? कर्जदार बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास साख की 2 विभिन्न स्थितियां। साख की 2 विभिन्न स्थितियों का मतलब क्या होता है? यहां पर 2 तरीके से हम उधार ले सकते हैं। एक तो किससे ले सकते हैं? साहूकार से। एक किससे ले सकते हैं? बैंक से। अगर बैंक से लिया जाएगा तो कुछ औपचारिकता पूरी करनी पड़ती है। क्या पूरी करनी पड़ती है? औपचारिकता। इसलिए तो इसको क्या बोला जाता है? औपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण। और साहूकार से लोगे हो तो आपको कोई औपचारिकता पूरी नहीं करनी पड़ेगी। यो क्या है? अनौपचारिक है। क्या है ये? अनौपचारिक। क्योंकि आपको यहां किसी भी प्रकार की औपचारिकता, कोई फार्म नहीं भरना, कोई गारंटी आपको जमा नहीं करवानी, ये सारी चीजें आपको यहां पर नहीं देनी। आपको सीधा क्या मिल जाएगा? आप अपनी कोई भी चीज गिरवी रख करके या आप किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग से या किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव से जो आप धन को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? अनौपचारिक ऋण। यानी कि साहूकारों से जो ऋण लिया जाएगा या किसी प्राइवेट कंपनी से आप कोई ऋण लोगे तो उसे तो क्या बोला जाएगा? अनौपचारिक ऋण। और अगर आप बैंक से ऋण लेते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? औपचारिक ऋण। 2 पर्सन यहां पर हमारे कवर हो जाते हैं। औपचारिक ऋण किसे कहते हैं? तो औपचारिक ऋण क्या होता है? वो ऋण स्रोत जो सरकारी नियंत्रण में काम करते हैं, क्योंकि बैंक जो होता है वो सरकारी नियंत्रण में काम करता है। और अनौपचारिक कौन सा हो गया? वो स्रोत जिनके ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता।
आप किसी कृषि व्यापारी से ले सकते हैं, किसी साहूकार से ले सकते हैं, या किसी अच्छे अमीर व्यक्ति से कोई भी धन ले सकते हैं। तो ये साख की दो विभिन्न स्थितियां हैं। साख की क्या है? दो विभिन्न स्थितियां हैं जिसके जरिए क्या किया जा सकता है? धन प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां दो कहानियां आपको दी गई है। एक तो सलीम की दी गई है। सलीम को तो क्या करना है? अपना व्यापार करने के लिए 3000 जोड़ी जूते बना के देने हैं। उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करता है? बैंक से कर्ज लेता है, और जिस भी व्यक्ति को 3000 जूते जोड़ी बना के देनी होती है उसको जोड़ी बना करके दे देता है, और उससे जो धन प्राप्त करता है, उससे जो उसको बचत होती है वो अपने पास रखता है, और अपने ऋण को क्या कर देता है? उतार देता है, बैंक में जाके जमा कर देता है। दूसरी जो कहानी आप यहां पर देखेंगे वो है सौपना। वो कौन है यहां पर? सौपना। ये क्या है? एक खेती करने वाली महिला है, और ये अपनी फसल बोने के लिए किसी भी साहूकार से क्या ले लेती है? ऋण ले लेती है, और उसके बाद में फसल के ऊपर कीटनाशक और अन्य भी खर्च करती हैं। और जब फसल पक्के तैयार हो जाती है तो इसकी फसल बर्बाद हो जाती है, और इसकी जब फसल बर्बाद हो जाएगी तो ये जितना भी धन उसके ऊपर लगाया था वो भी प्राप्त नहीं होगा, जितना श्रम किया था वो भी प्राप्त नहीं हुआ, और कर्ज उसका वैसे के वैसा खड़ा रह जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब व्यक्ति की फसल खराब हो जाती है और दिन प्रतिदिन वो कर्ज में क्या होता है? फंसता चला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? कर्ज जाल। ये किस में फंस जाती है? कर्ज जाल में फंस जाती है। कर्ज जाल किसे कहते हैं? जब कोई भी व्यक्ति कर्ज लेकर के कोई काम करता है, किसान, और जब निर्धारित समय पर वो अपने कर्ज को चुका नहीं पाता है, फसल उसकी बर्बाद हो जाती है, तो उसका कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और इस कारण वो किस में फंस जाता है? कर्ज में। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? कर्ज जाल। यानी कि ऐसी स्थिति जब कर्जदार कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है उसके ऊपर, और उसकी हालत बद से क्या हो जाती है? बदतर। अब जो सलीम है उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने उत्पादन के लिए कार्यशील जो पूंजी की जरूरत थी उसको ऋण से पूरा कर लिया, और उसके बाद जो है उसने कार्यशील खर्च और उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद की, और उसने अपनी कमाई क्या कर ली? बढ़ा ली। तो दोनों, ऋण एक प्रकार से सकारात्मक भूमिका भी अदा कर देता है और नकारात्मक भूमि भी अदा कर देता है। यहां पर ये आया हुआ है, देखिए आप, सौपना की फसल जो है वो बर्बाद हो गई, और कर्ज की अदायगी क्या नहीं थी? संभव नहीं थी। तो इस मामले में कर्ज जो है, इस मामले में ऋण जो है कर्जदार की स्थिति में धकेल देता है, जहां से बाहर निकलना उसके लिए क्या होता है? कष्टदायक होता है, और उसे ही क्या बोला जाता है? कर्ज जाल। अब आप समझ गए होंगे कर्ज जाल किसे कहते हैं। तो अब आपने देखिए, जो कर्ज था, एक स्थिति में तो कर्ज आय बढ़ाने में सहयोग कर रहा था, किसकी? सलीम की। क्योंकि उसने जो काम किया था वो किसके ऊपर निर्भर नहीं था? मौसम की मार पे निर्भर नहीं था। उसने किसके अंदर काम किया था? द्वितीय क्षेत्र में। ये हमने आपको बता दिया था किस क्षेत्र में काम कर रहा था वो। द्वितीय क्षेत्र में वस्तु का क्या कर रहा था? निर्माण कर रहा था, और उसने कंपनी के ऑर्डर को समय पर क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया, और वहां से पैसा कमाया और अपना कर्ज भी उतार लिया। जबकि जो महिला थी उसकी फसल बर्बाद हो गई, और वो उस कर्ज के अंदर क्या हो गई? फंस गई। इससे उसकी स्थिति क्या होगी? बहुत ज्यादा जो है घातक हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है ऋण की शर्तें, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।